थैंक औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा चौथा लेक्चर है। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी ही तरीके से, इसी ही पेज से हम जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में वो है व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया हुआ है, और हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। ठीक है। एंट्रोम ऑफ फिजिक, एंट्रोम ऑफ इमोशंस, एंट्रोम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एंट्रोम ऑफ हैबिचुअल एस्पेक्ट्स, एंट्रोम ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकली दो बंदे बिल्कुल एक ही तरह के नहीं हो सकते, कोई पतला होगा कोई दुबला होगा। ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जिसमें हमारे पास इंटेलिजेंस, हमारे पास जो है मेमोरी, हमारे पास ये जो अटेंशन, रिटेंशन, फोकसिंग या लर्निंग स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है ये हर एक इंडिविजुअल की सेम मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती है। ठीक है। अच्छा, इमोशनल एस्पेक्ट इस तरह हो गया। तो हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस पे काम किया था फ्रांसिस गेल्टन ने। फ्रांसिस गेल्टन कहता है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये नेचुरल है, बाय नेचुरल है। ठीक है, अल्लाह ताला के पैदाशुदा है, और बाद में ये आते हैं इंसान की पर्सनालिटी में नमूदार होते हैं। ठीक है। लेकिन उसको कुछ फिर क्रिटिसाइज करते हैं सोशल साइंटिस्ट के, नहीं ये बाय नेचर नहीं है, और ये चीज़ें सोसाइटी से ही हम लेते हैं, क्योंकि इंसान जब इसी दुनिया में आता है तो ज़्यादातर फॉर एग्जांपल एक ही दिन में अगर दो बच्चे या ट्विन्स आ गए, तो वही ट्विन्स अगर हम देखें तो ऑन द स्पॉट वो तकरीबन उसके जो मेंटल लेवल और सारी चीज़ें एक जैसी होती है, लेकिन बाद में जाके वो जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के एक दूसरे से। ठीक है। तो ये चीज़ें फिर उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट फैक्टर इन्वॉल्व इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? कौन कौन से फैक्टर है? ब्रॉडली जो है वो दो फैक्टर है। फर्स्ट जो है नेचुरल है, और सेकंड नर्चर है। नर्चर मीन सोसाइटी। एक अल्लाह ताला की गिवन है, और एक जो है वो सोसाइटल गिवन है। ठीक है। हेरिडिटी, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटेलियल हेरिडिटेलियल कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसको हम जीन्स कहते हैं। ऐसे जीन्स आ जाते हैं जो क्रोमोसोम पे अवेलेबल होते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बंदा, जिस तरह कल भी मैंने क्लास में आप लोगों को कहा था कि एक बाप है, अगर उसकी आंखें जो है वो नीली है, तो अभी बेटे की जो आंखें हैं वो भी नीली आ गई। ठीक है। तो मतलब ये है कि वो जो चीज़ें हैं वो बाई बर्थ वो नेचुरली उसमें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। तो कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो है वो नेचर का असर है, और कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो उसमें नर्चर मतलब सोसाइटी का भी असर है। ठीक है। एनवायरमेंटल एंड नेचुरल बोथ फैक्टर आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं एडिट कर लूंगा। इट वाज प्रेजेंटेड, ये कटलियन कटलियन की जो फोर्स एनालिसिस थ्योरी है। ठीक है। तो ये है फोर्स एनालिसिस थ्योरी। व्हाट वाज द फोर्स एनालिसिस थ्योरी? किसी से पूछा गया था कि फोर्स एनालिसिस थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन कर लो। तो फोर्स एनालिसिस थ्योरी का मतलब यही है कि सोसाइटी के अंदर कुछ फोर्सेस है, कुछ कुव्वतें हैं, कुछ अपोजिंग फोर्सेस है, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस है, और कुछ जो है वो हमारे पास जो है ड्राइविंग फोर्सेस है। दो टाइप ऑफ फोर्सेस है। ठीक है। ड्राइविंग फोर्सेस वो होते हैं जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाते हैं। ठीक है। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो होते हैं जो आपको चीज़ों से रोकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो होते होंगे, अगर ये स्ट्रांग होंगे तो आपका जो चेंज है वो नहीं आएगा, या वो जो चेंज होगा वो निगेटिव चेंज होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मूवमेंट शुरू किया कि मैंने तब्दीली लानी है, और उसके साथ आपके साथ लोग अगर ज्यादा आ गए, मतलब ये कि आपका जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो इट मीन कि आप जो तब्दीली लाओगे वो फिर ला सकते हो, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो ज्यादा हो रहा है ड्राइविंग फोर्स एज कम्पेयर टू रिस्ट्रेनिंग फोर्स। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन है कि वहां पर आपके साथ बिल्कुल ही कम बंदे हैं, और जो अपोजिंग में बंदे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो वो जो चेंज आएगा वो नहीं आएगा या निगेटिव आएगा।
ठीक है, नेगेटिव का मतलब यही है कि चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो कटलीवन ने ये कहा था कि टू टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं। और वो जो फोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर ड्राइविंग फोर्सेज जो है हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी हाई हो तो हमारी जो चेंज होगी वो ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज की हाई हो तो इट मीन के जो नेगेटिव चेंज है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इट वाज प्रेजेंटेड बाय कटलेवन, बिलोंग टू यूएसए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वन इज ड्राइविंग फोर्स, द सेकंड इज रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, if the driving force is high so there will be positive change, and if the restraining force is high then there will be negative change। ठीक है, तो ये इन्होंने ये जो है एक थ्योरी दे दी है। ठीक है, अच्छा, डिसिप्लिन टेक्निक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आप लोग किस तरह डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो? फोकसिंग, फोकस डेवलप करना। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मीन जब टीचर जो है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल ही पेसिव होते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक वे, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर भी कर सकते हो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। ठीक है, फिर उस पर कमेंट करके उनको उनके डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रख सकते हो। नॉन वर्बल क्यूइंग, मतलब हाथ से इशारा करना या अपने जस्टर से इशारा करना कि डिसिप्लिन को बरकरार रखना है बच्चों की तरफ। ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, आपने इन्वायरमेंट को इसी तरह बिल्कुल ही टाइट रखा हुआ है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल ही कंट्रोल में है। अक्सर इस तरह होता है इन्वायरमेंटल से मुझे याद आया, अक्सर जब मैं क्लास लेता हूँ इसी दिनों में, तो जब ये जो पंखे जब ऑन होते हैं, तो जब सीलिंग फैन ऑन होते हैं तो उसकी शोर होती है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं। ठीक है, तो एक पंखों की आवाज़ और दूसरी उनकी आवाज़, तो बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन इश्यूज आते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं वो पंखे फिर ऑफ करता हूँ कुछ टाइम के लिए, जिस टाइम मैं टीचिंग करता हूँ, तो फिर वो जो क्लासरूम होती है उसकी डिसिप्लिन बिल्कुल ही टाइट होती है। क्लासरूम जो होता है बिल्कुल ही साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक है मॉडलिंग। मॉडलिंग इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। ये भी किससे पूछा गया है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का दूसरा नाम मॉडलिंग आर इमिटेशन आर लर्निंग बाय इमिटेटिंग। ये बेंडोरा ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल थियरी भी हम इसको कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अक्सर लोग जो होते हैं वो दूसरों को कॉपी करते हैं और उनसे सीखते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम किसी को कहें कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, तो मतलब ये कि उसको फॉलो कर रहा है या कर रही है, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी, पहले उसकी तरफ रागिब होता है, अटेंशन करता है, फिर उसकी उसके मुतालिक फिर नॉलेज कलेक्ट करता है, रिटेंशन करता है, फिर उसकी रिप्रोडक्शन करता है, उसकी तरह बनना चाहता है। ठीक है, और लास्ट में जो है उसकी रीएनफोर्समेंट होती है, जो उसके करेक्टरिस्टिक होते हैं उसकी पर्सनालिटी में आ जाता है। इसका मैं आप लोग को एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो कहता है कि मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। या एक बंदा है वो कहता है कि मैं तारिक जमील साहब बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी तारिक जमील साहब बनना चाहता है, अभी उसकी अटेंशन डेवलप हो गई तारिक जमील साहब की तरफ। ठीक है, फिर वो कहता है, ठीक है, फिर उसकी तरह वो उसके लेक्चर सुनता है, उसके जो जितने भी वीडियोस है उसको सुनता है, उसको उसके पीछे लगा हुआ होता है और उसकी जितनी भी चीज़ें कोशिश करता है कि उसको सुने, और उसको अच्छी भी लगती है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है। अटेंशन के बाद उसकी रिटेंशन आ गई। रिटेंशन के बाद थर्ड जो पॉइंट है, अभी वो प्रोडक्शन करेगा। मतलब वो जो जिस तरह तारक जमील साहब करते हैं उसी तरह ही कोशिश करेगा कि उसी तरह ही करे एग्जैक्ट। दिस इज प्रोडक्शन। और लास्ट में उसकी रीएनफोर्समेंट होगी, जो कर रहा है, तो जो उसकी बिहेवियर है वो उसकी पर्सनालिटी में भी उसी तरह ही जो है जाहिर होंगे। ठीक है, तो दिस इज मॉडलिंग। तो टीचर को चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह मॉडल करे, इस तरह मॉडलिंग मतलब इस तरह अपने आप को शो करे कि स्टूडेंट उसको फॉलो करे, और खुद ही जो डिसिप्लिन के इशू हो वो बिल्कुल ही अच्छी तरह रिजॉल्व हो। अगर टीचर जो है उसका क्लासरूम परमिसिव टाइप का है जिस तरह हमने पढ़ा था, तो जाहिर बात है स्टूडेंट जो होंगे फिर उनसे डरेंगे भी नहीं, और बिल्कुल उसके सामने बातें भी करेंगे, और उसके सामने बिल्कुल नाइजी क्लास होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक टीचर जो है वो डिसिप्लिन के हवाले से बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है, मैयर लेता है स्ट्रिक्ट, तो फिर जो टीचर बच्चे होंगे वो डरेंगे, और क्लासरूम के अंदर बिल्कुल ही साइलेंट माहौल होगा, और बिल्कुल ही आपको टीचिंग करने में मजा आएगा। ठीक है, तो है मॉडलिंग, फोकसिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग, नॉन वर्बल क्यूइंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड मॉडलिंग। ये चीज़ें जो है डिसिप्लिन टेक्निक है। और भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हम अपने रूल्स रेगुलेशन भी सेट कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम कहते हैं। क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेटरी तरीके से
हम बच्चों को कहें कि बच्चों आ जाओ अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, तो वो भी आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट कर सकते हो। अच्छा, डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो है पैरेक्टोरियल बोर्ड चुपके से खुफिया सी क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल कुछ मॉनिटर्स हैं आपके ऐसे, जिस तरह ईसाई ग्रुप होती है, तो उसको आप असाइन करते हो कि आप लोगों ने हमें बताना है कि क्लासरूम के अंदर कोई डिसरप्टिव बिहेवियर तो नहीं शो कर रहा, तो फिर उसको पनिश करते हो, या अगर अच्छा कर रहा है तो उसको रिवार्ड देते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है। अच्छा, मॉनिटर के जरिए भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर है, तो आप उसे कहो कि मतलब जब तक मैं ना आऊँ तो आपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे नाम लिखने हैं स्टूडेंट के। ठीक है, और जब मैं आ जाऊंगा तो उनको पनिश करूंगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं जो हम रूटाइनली क्लासरूम के अंदर यूज़ करते हैं। बस वही आप लोग जो है वहाँ पर बताया करो, तो वो जो इंटरव्यूअर होंगे वो इम्प्रेस होंगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की एक चीज़ है। डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह हुआ था, थोड़ा मैं आप लोग को बैकग्राउंड देता हूँ, कि जो सिगमंड फ्रॉइड था, जिन्होंने साइको एनालिटिक का कंसेप्ट दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो दिमाग है उनके तीन हिस्से हैं। एक है एड, एक है ईगो, और एक है सुपर ईगो। ठीक है। तो एड जो है वो बच्चा है, वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमेशा बस मांगता रहता है। वो कहता है कि बस मुझे दे दो, मुझे चीज़ें दे दो, बस मेरे वांट जो है वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, दिस इज और एड। ठीक है। सुपर एड जो है, सुपर ईगो सॉरी, सुपर ईगो कहती है कि जो वो ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ठीक है, कि जो हमारी सोसाइटी है, अगर वो चीज़ें अलाउड करती है तो ठीक है, मतलब वो सोशल एस्पेक्ट को देखता है कि सोसाइटी में जो चीज़ें ठीक है तो ठीक है, वो उसको देता है। अगर सोसाइटी में कोई चीज़ ठीक नहीं है तो फिर वो मना करता है। सोसाइटी के वैल्यूज नॉर्म्स और उसके साथ चलता है। और जो आपकी ईगो है, तो ईगो एक जो है मेरे ख्याल में ये आपकी जो होती है मीडिएट, अच्छा ईगो मीडिएटर है। ईगो इन दोनों के दरमियान जो है मीडिएशन का काम करता है। अच्छा, 1 मिनट में थोड़ा कॉल अटेंड कर लो, सॉरी। हाँ जी सिराज भाई। अच्छा, आप इस तरह कर लो, थोड़ा ट्राई कर लो एक दो मरतबा, तो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट ऑनलाइन है मेरे साथ, मेरे ख्याल में आपकी तरफ से इशू है। अच्छा, तो क्या कर लूँ, मैं रीशेयर कर लूँ? अच्छा जी। ओके, सॉरी पर डिस्टरबेंस। कुछ स्टूडेंट जो है वो लॉग इन हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ इशू है इसी टाइम। अक्सर ये जो नेटवर्क है इसका थोड़ा ज़्यादा इशू होता है, दैट्स वाई ज्वाइनिंग में थोड़ा मसला होता है। अच्छा सिराज साहब, आप ज्वाइन ज्वाइन हो गए कि नहीं हुए? जी सर, जी सर, बिल्कुल। ओके अस्सलाम ओके, चलो, वालेकुम। ओके ओके, चलो, ओके, चलो स्टार्ट लेते हैं फिर वंस अगेन। ठीक है। अच्छा, तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ आप लोगों ने ले जाना था। सिगमंड फ्रॉइड जो है, जिन्होंने एनालिटिकल साइको एनालिटिकल दी है, वो कहता है कि दिमाग के तीन हिस्से हैं, एक जो है एड है, एक ईगो है, और एक सुपर ईगो है। एड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल है, प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है। जो सुपर ईगो है वो सोसाइटी पे काम करता है। जबकि आपकी ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल आपका एड कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन फिर आपका जो सुपर ईगो है वो उसको देखता है कि यार ये जो चीज़ मांग रहा है, आया ये इसके लिए ठीक भी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक गलत चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो आपका सुपर ईगो जो है वो सोसाइटी को देखती है कि यार ये तो गलत है, चोरी तो गलत है, आपने चोरी नहीं करनी। लेकिन जो आपकी ईगो है वो रियलिटी की तरफ जो है वो देखता है, वो मीडिएटर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एड है वो अनसेटिस्फाई है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए हैं स्पेसिफिकली। वो जो एड है, उसी एड को सेटिस्फाई करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए। किसने दिए हैं? ज्यादातर ये दिए गए हैं एना फ्रूड ने। एना फ्रूड जो है ये इरिक्सन जो है उनके साथ काम करती थी, और ये जो है सिगमंड फ्रूड की बेटी है, एना फ्रूड। ठीक है। इन्होंने ऑलमोस्ट 15 और 15 से भी ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, लेकिन जो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसको हम इंशाल्लाह साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म मेरे ख्याल में वही है, जब हम अपने एड को सेटिस्फाई करें, दिस इज और डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है, डिफेंस मैकेनिज्म एज अ मैकेनिज्म व्हिच इनेबल एनी इंडिविजुअल टू मैनेज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस। आपको डिस्टर्बेंस, एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि आपका जो एड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा।
दैट्स वाई आपको डिस्टर्बेंस, एंजाइटी और डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है। अना फ्रीड, डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रीड, work and gave more than 10 defense mechanism like suppression, projection, denial। ठीक है। suppression मीन कि आप खुद ही कोशिश करते हो एक एक चीज को दबाने की। ठीक है। किसी गम को दबाने की कोशिश करते हो। प्रोजेक्शन मीन कि आप उसको किसी और तरफ डाइवर्ट करते हो। ठीक है। प्रोजेक्शन, डिनाइल, और इसी तरह और भी बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डेटा? Data is the raw form of information. Data is the raw form of information. It is the plural of datum. There are two types of data, primary data and secondary data. ठीक है। डेटा क्या है? डेटा इज दैट which is collected during योर रिसर्च। ठीक है। हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा क्या है? ये रॉ फॉर्म होता है, ये कोई मैसेज नहीं दे सकता। ठीक है। ये ऑर्गेनाइज नहीं होता। अगर आप लोग इसको पढ़ लो तो आपका बिल्कुल ही इससे कोई सेंस नहीं बनता मीन। ठीक है। आगे जाके जब हम इनसे इंफॉर्मेशन बनाएंगे तो ये जाहिर बात है कोई ना कोई सेंस देगा। ठीक है। तो डेटा इज द रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ प्लूरल ऑफ डेटम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब वो है जिसको हम फर्स्ट हैंड नॉलेज भी कहते हैं। जो डायरेक्ट एक जो है रिसर्चर जाके डेटा कलेक्ट करता है तो उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा वो है जो अवेलेबल चीज़ें हैं उस पे जो है आप रिलाई करते हो। दिस इज योर सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस तो सिंपल हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, a situation or characteristic whose values is change or whose characteristic is changing। ठीक है। जो वेरीज करते हो, चेंजिंग हो, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफिनीशन मैंने पहले भी पढ़ाई है रिसर्च के क्लास में कि इट इज अ सिचुएशन और कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी मैनिपुलेट, ऑब्जर्व एंड कंट्रोल। ठीक है। क्योंकि ये तीन चीजें हम रिसर्च में करते हैं तो यहाँ पर अरे हम ये तो तो यहाँ जो अच्छा, हम या इसको मैनिपुलेट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे और या कंट्रोल करेंगे। अच्छा, कोई कुछ कहना चाहता है? सर, ये जो आपने डेफिनेशन की है तो वेरिएबल की नहीं है। हाँ, ये वेरिएबल की है। ओके ओके, चलो शुक्र है कि आपने याद दिलाया। अच्छा, हाइपोथेसिस जो है इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। हाइपोथेसिस जो है इसको हम टेंटेटिव, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। ओके, थैंक यू टू करेक्ट मी। ठीक है। अक्सर मैं काम करता रहता हूँ तो पता नहीं ये दिमाग कहीं से कहाँ चली जाती है सोच। ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है which में बी ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है। मतलब ये है कि हम इस तरह करते हैं कि एक नल हाइपोथेसिस है और एक हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। हम जब रिसर्च करते हैं तो नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है जीरो इफेक्ट, किसी चीज का इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने लिए बनाते हैं कि हाँ इसका असर है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो सिलेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम जो रिसर्च का कंक्लूजन है वो दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, थैंक यू टू करेक्ट मी। मैं तो अपने जहन में वेरिएबल और हाइपोथेसिस को थोड़ा मिक्स कर रहा था। तो वेरिएबल जो है, ये जो डिफिनीशन है ये वेरिएबल की है। इट इज अ सिचुएशन और कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी मैनिपुलेट, ऑब्जर्व एंड कंट्रोल। ये वेरिएबल है। ठीक है। इंडिपेंडेंट की है ना? इंडिपेंडेंट की है ना? जी, आपकी आवाज़ इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। हाँ, सर इंडिपेंडेंट की जी जी, इंडिपेंडेंट की क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ना ये डिफिनेशन। नहीं नहीं, ये तो ओवरऑल वेरिएबल की है। वेरिएबल के फिर टाइप है। इंडिपेंडेंट तो काज है और जो डिपेंडेंट होगा वो आपका इफेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट एंटीसीडेंट है, जो आपका डिपेंडेंट है वो प्रेसिडेंट होगा। इंडिपेंडेंट आपका स्टिमुलस है, जो डिपेंडेंट होगा वो आपका रिस्पांस होगा। समझ लग गई? ये तो ओवरऑल वेरिएबल की डिफिनेशन है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग का ताल्लुक जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के साथ है। ठीक है। जो हमारे पास एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है और फिर इवोल्यूशन है। ठीक है। फर्स्ट डोमेन जो है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी लेवल 3 से स्टार्ट होते हैं और लेवल 6 तक जो हम पहुंच जाते हैं। तो ये जितने भी तीन एप्लीकेशन,
सिंथेसिस इवोल्यूशन सॉरी एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन 4 है। 7 तक जब हम पहुंच जाते हैं तो इट मीन कि ये स्किल जहाँ पर इवॉल्व होंगे तो उसको हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, जब बहुत से आइडियाज जमा होते हैं तो वो हमारा एक कॉन्सेप्ट बनाता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ आइडियाज। ठीक है। और जब हमारे बहुत से आइडियाज मिलते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, सॉरी, जब हमारे बहुत से परसेप्शन बनते हैं वो हमारे आइडियाज बनाते हैं। और जब हमारे बहुत ज़्यादा सेंसेशन बनते हैं तो वो हमारे परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है कॉन्सेप्ट के। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होगा? इट इज़ द होल image which is made by understanding the ideas and the vicinity of that thing। इसी चीज के इर्द गिर्द जो आइडियाज है उसको जब हम देखते हैं तो उसको हम जब प्लस करें तो उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है। और जब ज्यादा कॉन्सेप्ट बन आ जाते हैं तो इससे हमारा एक थीम बनता है। ठीक है। थीम जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू हाई ऑर्डर स्किल लाइक एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट इज कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। मैंने जिस तरह आप लोग कहा टिचनर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म में वो कहता है कि बिहेवियर को हम प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है। बिहेवियर को हम तोड़ सकते हैं। किसी तरह हम तोड़ सकते हैं, इसी तरह के हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आइडियाज़ है ये शेप करेंगे हमारे फीलिंग्स, हमारे कॉन्सेप्ट्स को। जो हमारे इमेजेस होते हैं वो शेप करेंगे हमारे वो तो मैं भूल गया कि वो किसको शेप करते हैं, उधर ही मैं इंशाल्लाह आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो हमारी सेंसेशन होती है वो शेप करती है हमारी परसेप्शन को। ठीक है। और जो हमारी आइडियाज़ होती है वो शेप करती है हमारी फीलिंग्स को। और जो हमारे पिक्चर्स होते हैं तो मेरे ख्याल में वो भी एक टर्म है उसमें कि वो हमारे क्या शेप करते हैं, वो मैं कंफर्म करके आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप में। लेकिन जस्ट वो ये कहना चाहता है कि ये जो बिहेवियर है इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट भी यही है कि ये जो बिहेवियर है इसको हम तोड़ सकते हैं, ये पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है। अच्छा, पॉलिसी 1972 जो है इस पे बहुत ज़्यादा ही बहस हो सकता है, हर एक के जहन में अपना अपना एक पॉइंट होगा। लेकिन जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिसका नाम पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आया भी था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले से मौजूद नहीं था? जी 1974 बना, इसी पॉलिसी के तहत बना ना। अच्छा, फिर वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, हाँ, वो मेरे ख्याल में रिकमेंड हुआ था कि नहीं बना था? इसी पॉलिसी के तहत रिकमेंड हुआ था और फिर 1974 में जो है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था सर। अच्छा अच्छा, ओके, 2000 थैंक यू। 2002। 2002 में दोबारा हायर एजुकेशन कमीशन इसका नाम तब्दील किया अच्छा, गया था। मुशर्रफ के दौर में हुआ था वो। अच्छा जी जी, जी ओके बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, वो भी है इसमें। और जो पीपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम मेरे ख्याल में 1977 में फिर वो उसका नाम चेंज किया गया, जो पीपल ओपन यूनिवर्सिटी थी, उसकी रिकमेंडेशन भी इसी ही पॉलिसी में हुई थी। ठीक है। और सेकंड ये कि इसमें एक मेजर काम ये हुआ था कि नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उसको भी कौमी दायरे में शामिल किया गया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे वो प्राइवेट नहीं होंगे। लेकिन ये पॉलिसी फिर ये जो प्राइवेटाइजेशन की जो नेशनलाइजेशन है ये कामयाब नहीं रही। तो 1979 जो ज़ियाउल हक इस्लामाइजेशन पॉलिसी थी, तो उसमें अगेन जो प्राइवेट स्कूल थे उसको डी नेशनलाइज किया गया अगेन। ठीक है। तो प्री एजुकेशन अप टू क्लास 1 to 8 ये 1972 की पॉलिसी की है। टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल विल बी प्रोवाइड फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट साइड्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स, FTBs, प्री टेक्स्ट बुक जिसको हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए उसी टाइम। ठीक है। फ्री एजुकेशन फॉर क्लास 11 and 12 फ्रॉम 1974। ठीक है। 1974 से फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने यहाँ से दिया था। ठीक है। अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ये तो पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। पीपल ओपन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, ये भी रिकमेंड हो गई। और भी जितने भी इसके पॉइंट्स है इंशाल्लाह पॉलिसीज़ को हम 3-4 लेक्चर्स में कवर करेंगे, उस पर भी अच्छे खासी बात करेंगे। दैट्स वाई मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है। ठीक है। अच्छा, ब्लूम सर इसको टेक्सोनोमी। प्रपोज मेरा ख्याल में, सर इसको प्रपोज किसने किया था, कौन से, मोहम्मद अली होती थे मेरा ख्याल है, मोहम्मद अली होती नहीं, या। पीरजादा, मेरे ख्याल में पीरजादा थे, नवाब पीरजादा। अच्छा ठीक है, सही है सर। हाँ, नवाब पीरजादा थे। और इससे पहले जो थे वो 1970 के जुल्फ़िकार जो, अली भट्ट। हाँ हाँ, वो तो उसी टाइम के थे। लेकिन जो अब मेरे ख्याल में एजुकेशन मिनिस्टर थे
तो इसी टाइम में वो होते हैं फिर ज़्यादा। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ब्लूम टेक्सोनोमी जो है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इसका ब्रॉड, अगर हम देखें एक तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो समथिंग एल्स, लेकिन ब्रॉडली ब्लूम टेक्सोनोमी की एप्लीकेशन क्या है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो। अच्छा, आपकी आवाज़ बिल्कुल ही मतलब सही नहीं आ रही। आपकी आवाज़ बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो रही है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो यू कैन आस्क। जी जी जी, ओके जी, चलो ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी जो है अगर हम इसको देखें तो ब्रॉडली किसके लिए यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट के यूज़ होता है, ठीक है। हम जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू सिंप्लिसिटी, जब हम सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ या कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो ये हम ब्लूम टेक्सोनोमी में ही बनाते हैं। और जो हम टेस्ट का ब्लूप्रिंट, जिसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट कहते हैं, वो भी हम इसी से ही अक्सर बनाते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम एक पेपर बनाते हैं तो हमने वहाँ पर डिसाइड करना होता है कि नॉलेज लेवल के क्वेश्चन इतने होंगे, फिर कंप्रिहेंशन लेवल के क्वेश्चन इतने होंगे, फिर वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन इतने होंगे। तो इसी तरह का एक प्रॉपर पैटर्न बना के हम फिर क्या करते हैं, टेस्ट का ब्लू प्रिंट बना के हम उसको क्या करते हैं, फिर उसी उसी तरह डिज़ाइन करते हैं और एक बैलेंस और एक वेलेड टेस्ट जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी एज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम, क्रेथोल एंड सिम्पसन, इन तीनों ने ये बनाया है। आप लोग कभी भी इस तरह बेंजामिन ब्लूम का नाम ना लो, क्योंकि उन्होंने एक ही डोमेन जो है उनका कॉन्सेप्ट दिया था। क्रेथोल ने फिर अफेक्टिव डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया था। सिम्पसन ने कुनेटिव डोमेन, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम जो है इन्होंने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर 1964 में क्रेथोल ने दिया था, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और सिम्पसन ने जो लास्ट वाला है साइकोमोटर डोमेन और कोनेटिव डोमेन भी हम इसको कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सिम्पसन ने दिया था, ठीक है। हैविंग थ्री डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव डोमेन, इट इज यूज, ठीक है। ये किस चीज के लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अगर हमने कॉम्प्लेक्स चीजें डालनी है, कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं इसी तरीके से, अगर हमने स्पेसिफिक चीजें डालनी है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड्रोगॉजी क्या है, टीचिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एडल्ट इज कॉल्ड एंड्रोगॉजी, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिसेस का वर्ड यूज करना है यहाँ पर, टीचिंग मेथड्स यूज नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एडल्ट के लिए हम मेथड यूज नहीं करते, हम उसके लिए प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एडल्ट इज कॉल्ड एंड्रोगॉजी, ठीक है। द वर्ड एंड्रोगॉजी वाज कॉइन्ड बाय, अच्छा किसने ये दी थी जी, एंड्रोगॉजी का कंसेप्ट या वर्ड किसने पहले कॉइन किया था, किसी को पता है? जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? सिराज भाई, आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो? जिस तरह आवाज जी आ रही है पहुंच रही आपकी। है। ओके ओके, ये पहले जो थी ये वर्ड, ये उसने सोक्रेटिस ने, एंड्रोगॉजी का जो वर्ड है ये सोक्रेटिस ने यूज की थी, ठीक है। अच्छा, टीचिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एडल्ट इज कॉल्ड एंड्रोगॉजी, द वर्ड एंड्रोगॉजी वाज कॉइन्ड बाय सोक्रेटिस, ठीक है। अच्छा, एसिंक्रोनस लर्निंग, एक होती है सिंक्रोनस लर्निंग और एक होती है एसिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लर्निंग कर रहे हो, लेकिन आपके साथ विद इन नो लिमिट टाइम, विद इन नो टाइम गैप, मतलब आपका बिल्कुल टाइम गैप नहीं है उनके साथ, मतलब आपको चीज़ें मिल रही है, आप स्टडी कर रहे हो, टू वे कम्युनिकेशन है इसमें, ठीक है। जो टीचर है वो भी आपके साथ ऑनलाइन है और आप भी उसके साथ ऑनलाइन हो ऑन द स्पॉट, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन है या थ्रू टॉकिंग जो है वो इंटरेक्शन है। लेकिन एसिंक्रोनस वो है जिसमें बिल्कुल टाइम गैप ना हो, ठीक है। जिस तरह हम मैसेज करते हैं किसी को और हमें डायरेक्ट मैसेज मिलता है ऑन द स्पॉट, तो इट मीन वी आर डूइंग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लेकिन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन और लर्निंग जो है वो इससे उलट है। तो इस तरह है
कि जब फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को भेजते हो, किसी मैसेज को भेजते हो, पढ़ने वाला जो होता है वो उसी टाइम अवेलेबल नहीं होता, बाद में उसको पढ़ता है और आपको आंसर करता है। ठीक है, दिस इज समथिंग एसिंक्रोनस। ठीक है, तो एसिंक्रोनस लर्निंग वो है जिसमें टाइम गैप हो, मतलब जो टीचर होगा वो चीज़ें सेंड करेगा और जो लर्नर होगा वो बाद में उसको एक्सेस करके क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, टाइप ऑफ लर्निंग व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ टाइम बिटवीन लर्नर एंड टीचर। ठीक है, अच्छा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो है ये क्रक्स ऑफ एजुकेशन में इसकी डिफिनेशन जो लिखी गई है वो ये है कि जो फेस टू फेस हो वो सिंक्रोनस है, लेकिन जो फेस टू फेस ना हो एसिंक्रोनस है। ठीक है, लेकिन फेस टू फेस यहाँ पर वो एज सच इतना ज़रूरी नहीं है। अगर फेस टू फेस हो या थ्रू टॉकिंग हो, ठीक है, या थ्रू टेलीफोनिक हो या थ्रू मोबाइल हो, लेकिन किसी भी सोर्स से हो लेकिन ऑन द स्पॉट हो रहा हो, तो इट मीन यू आर इन्वॉल्विंग इन अ सिंक्रोनस लर्निंग और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लेकिन अगर यहाँ पर गैप हो टाइम का, वो टीचर है और इंस्ट्रक्टर है वो आपको चीज़ें भेजता है, आप बाद में उसको एक्सेस करते हो, फिर पढ़ते हो, टीचर अवेलेबल नहीं है, फिर उसको आप फीडबैक देते हो, फिर अगेन वो आपको चीज़ें सेंड करता है। तो ये जो है एसिंक्रोनस लर्निंग और एसिंक्रोनस सर कम्युनिकेशन। ये डिस्टेंस एजुकेशन मेरा ख्याल में एसिंक्रोनस है। बिल्कुल डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस में ऑन द स्पॉट अगर हो रही है, जिस तरह ये वर्कशॉप वगैरह हो रहे हैं, फिर तो एसिंक्रोनस में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर इसी तरह की चीज़ें आपको आती है और आप पढ़ते हो तो ये तो एसिंक्रोनस पर आ गया। ठीक है, अच्छा लर्निंग बाय इमिटेशन, ये हम पहले मॉडलिंग में जो क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स थे उस पे, या डिसिप्लिन कीपिंग टेक्निक्स थे उसमें वर्ड मॉडलिंग था, लेकिन यहाँ पर ये इमिटेशन है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा इमिटेशन क्या है? कंसेप्ट वाज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग द, अच्छा ये जेरोम ब्रूनर ने दिए कि बेंडोरा ने दिए, किसी को पता है? इमिटेशन सर मेरा ख्याल में ब्रूनर ही था। वर्ड वर्ड बिहेवियर पर तो ब्रूनर ने काम किया था ना। नहीं, इमिटेशन मॉडलिंग इस पे तो मेरे ख्याल में अब बेंडोरा ने सर इस पे बेंडोरा ने वो काम किया हुआ है, बेबीडोल वाला वो जो एक वो है। अच्छा बेबीडोल वाला है। अच्छा इसको हम कंफर्म कर लेंगे कि ये बेंडोरा है कि जेरोम ब्रूनर है। जेरोम ब्रूनर बेंडोरा जो है, बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हाँ मेरे ख्याल में बेंडोरा ही है, ये जेरोम ब्रूनर नहीं है, सो बेंडोरा है। बेंडोरा वो है जो दो चिल्ड्रन को अलग अलग कमरे में वो उन्होंने रखा हुआ था ना, जी 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 एक जी। के लिए मतलब वो फिल्म, वो प्रोजेक्टर पर कुछ फिल्म वगैरह लगाए हुए थे ना, एक में वो तशद्दुद वाला वो वाक़या था, दूसरे में वो रोमांस वाला। अच्छा वो तो वाटसन नहीं था, वो तो आप वाटसन की बात कर रहे हो जिन्होंने नहीं, वो बेबीडोल एक्सपेरिमेंट किया था। बेबीडोल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेंडोरा ने दिया हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल में वाटसन ने किया हुआ है, बिहेवियरिस्ट जो है। जी। हाँ वो वाटसन का है, जो आप बिहेवियर की बात करते हो वो वाटसन का है। इस तरह करता है वो, एग्रेसिव माहौल में बच्चे को एक्सपोज करता है और दूसरे को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखता है। तो जो एग्रेसिव बच्चा होता है, एग्रेसिव माहौल होता है, पुरतशद्दुद सा माहौल होता है, तो उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये मेरे ख्याल में बेंडोरा की दी हुई है। यहाँ पर नाम मैंने जेरोम ब्रूनर लिखा है, लेकिन जेरोम ब्रूनर जो है इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था मेरे ख्याल में। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो बेंडोरा ने दी है। कंसेप्ट वाज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, लेकिन ये बेंडोरा आप लोग फिर मैं एडिट कर लूंगा, आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर को आप वॉच करते हो। ठीक है, द टारगेटेड बिहेवियर इज वॉच्ड, जो भी बिहेवियर आपने कॉपी करना है उसको वॉच करते हो। मेमोराइज्ड, फिर उसको मेमोराइज करते हो। एंड देन मिमिक्ड, मिमिक्ड मीन नकल उतारना, फिर उसकी नकल उतारने की कोशिश करते हो। ठीक है, आल्सो नोन एज शेपिंग एंड मॉडलिंग, मैंने पहले भी आप लोग कहा कि इसको शेपिंग और मॉडलिंग भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एज दे इमिटेट बिहेवियर ऑफ एडल्ट हैविंग स्टेप्स अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, रीएनफोर्समेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अल्बर्ट बेंडोरा जो है उसकी थ्योरी भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसकी डेथ जो है, यूएसए साइकोलॉजिस्ट है जिसकी डेथ अभी 2021 में हुई है, तो वो बेंडोरा ही है। ठीक है, उसकी अभी ही हुई है डेथ 2021 में ही। ठीक है, उन्होंने जो है ये एक थ्योरी दी थी। ये कहता है कि बच्चे जो है अक्सर इस तरह करते हैं, पहले चीज़ों को वॉच करते हैं, फिर उसको मेमोराइज करते हैं और फिर उसकी नकल
उतारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ही इसी तरह करते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज शेपिंग एंड मॉडलिंग। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एज दे इमिटेट बिहेवियर ऑफ अडल्ट। इमिटेट मीन कॉपी करना। हैविंग स्ट्रिप्स अटेंशन, ये इसकी थीरी है। लर्निंग बाय इमिटेशन जो बेंडोरा है, बेंडोरा की थीरी भी यही है कि उसके 4 स्टेप है। एक है अटेंशन, आप रागिब हो जाते हो किसी चीज़ की तरफ। फिर रिटेंशन, उसको रिटेन करते हो, उसके मुतालिक फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। फिर प्रोडक्शन, उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हो। और री एनफोर्समेंट, फिर वो जो है वो चीज़ आपकी बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है। जिस तरह मैंने आप लोग कहा, अगर किसी का तारिक जमील साहब रोल मॉडल है और उसी तरह बनना चाहता है, तो फिर वो क्या करता है, पहले अटेन होता है, फिर रिटेन करता है चीज़ों को, उसकी तरह के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर प्रोडक्शन, उसी तरह बनना चाहता है, उसको उसी तरह एक्सपोज करता है। री, और फिर वो जो बिहेवियर उसमें होते हैं वो उसमें री हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में टाइम इज़ बिल्कुल ही 14-15 सेकंड है, कि 1 मिनट तक बाकी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई अच्छा सा पॉइंट हो, वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने नहीं है। इंशाल्लाह इसको हम इजीली कवर कर लेंगे, जितने भी हमारे साथ क्वेश्चन है, ठीक है जी। सर लर्निंग बाय इमिटेशन दोनों इसमें हो सकते हैं, मुफीद भी है और नुकसानदेह भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक वायलेंट किस्म की चीज़ों को कॉपी करे, तो जाहिर बात है फिर वो क्या करेगा। हाँ तो ये देखो, ये फिल्म जो बन रही ये खुदकुशियाँ जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये जो ड्रामे में अक्सर जिस तरह वो किया जाता है ना, तो उसी तरह ही हम ये जो हमारे बच्चे हैं उसी को कॉपी करके वही चीज़ें करते हैं। और ये जो सर बिल्कुल। कल्चर को जो खतरा है, अगर हम देखें ना स्पेसिफिकली, तो ये जो इंडियन कल्चर आ रहा है और हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। तो ये भी इमिटेशन की एक असर है। सही बात बिल्कुल। जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? अच्छा, किसकी इंटरव्यू है कल? किसकी इंटरव्यू है कि नहीं हमारे ग्रुप में?